विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। प्रिय विद्यार्थियों, हम चल रहे थे पेपर फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देख रहे थे क्वांटम सिद्धांत का विकास। इसके तहत आज हम देखने जा रहे हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स क्या है और इसके प्रायोगिक परिणाम हमें क्या मिलते हैं और इसको हम क्लासिकल थ्योरी से इसे कैसे समझाने का प्रयास किया गया। अब सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करना जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं दी गई कंडीशंस के अंतर्गत, तो उसका तब किया गया कार्य क्या होता है, नियत होता है। और इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में अपेक्षित ताप परिवर्तन के लिए जो दी गई ऊष्मा है वो भी नियत होगी। इसलिए अपेक्षित ताप परिवर्तन के साथ जो दी गई ऊष्मा का अनुपात होता है, यानी dQ/dt होता है, उसको हम निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एकांक ताप में परिवर्तन के लिए जो निकाय को ऊष्मा दी जाती है वो कहलाती है उसकी ऊष्माधारिता। लेकिन यहाँ बात हमें ध्यान रखनी है कि जिन निकाय को जब हम गर्म कर रहे हैं तो उसकी सारी जो कंडीशंस हैं इस तरह से हमने उसको डिफ़ाइन किया है कि आपके पास किया गया कार्य क्या है, नियत है। अब यहाँ पर हम दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हीट कैपेसिटी और विशिष्ट ऊष्मा। तो प्रति एकांक द्रव्यमान की जो ऊष्माधारिता है उसी को ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि अगर हम ऊष्माधारिता को कह रहे हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो विशिष्ट ऊष्मा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है किसी भी निकाय के लिए। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि ठोसों के लिए जो नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा है और नियत आयतन की जो विशिष्ट ऊष्मा है, उनके मध्य जो अंतर है वो नगण्य होता है, क्योंकि जो ठोसों के लिए है ताप के साथ आयतन में परिवर्तन बहुत अल्प होता है। तो इसलिए Cp और Cv में अंतर भी जो है बहुत अल्प होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम जानते हैं कि dQ का जो मान है वो du प्लस PdV होता है, और जो ठोसों के लिए है वो आयतन में परिवर्तन से जो काम होता है उसका मान नगण्य होने से dQ का मान du के बराबर ही हो जाता है। इसलिए चाहे नियत दाब पर हम बात करें, क्योंकि हम जब देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, तो हम क्या कहते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि जो निकाय को दी गई ऊष्मा है वो निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो नियत आयतन की जब मैं बात करती हूँ तो dV शून्य हो जाता है, और नियत दाब की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये जो किया गया कार्य है PdV के रूप में मुझे दिखता है। लेकिन चूंकि आयतन में परिवर्तन ठोसों के लिए नगण्य हो जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में dQ का मान du के बराबर होने से हम ये कहते हैं कि ठोसों के लिए जो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, उन दोनों के मान लगभग बराबर ही होते हैं। इसके साथ ही हम जानते हैं कि ठोसों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की भी अगर हम बात करें तो उसका भी जो पार्ट है, खास तौर से मेटल्स में हम इसकी बात करें तो मेटल्स में तो फिर भी ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका मान जो लैटिस की विशिष्ट ऊष्मा है उससे बहुत कम होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो मुख्यतः जालकों की विशिष्ट ऊष्मा ही होती है। तो इसलिए हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो विशिष्ट ऊष्मा है ठोसों की, वो Cv का मान dQ/dt का मान क्या हो जाएगा, Cv/dt के बराबर हो जाएगा। और ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दो तरह का, एक तो लैटिस के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको हमने दिखाया है। और ये परिवर्तन ताप के साथ जब हम दिखा रहे हैं तो एक हो गई स्पेसिफिक लैटिस के लिए, और दूसरा पार्ट जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का मान लैटिस की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो जालक की ही विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो यहाँ हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो जालक की विशिष्ट ऊष्मा का ही करेंगे, जो कि ठोसों के संदर्भ में हम देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल वक्र हमने दर्शाए हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल वक्र क्या बता रहे हैं कि प्रति किलो मोल की जो ऊष्माधारिता है, प्रति किलो मोल की ऊष्माधारिता का मतलब मोलर ऊष्माधारिता का वक्र ताप के साथ, यहाँ ताप है, यहाँ मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता दिखाई गई है, मोलर ऊष्माधारिता दिखाई गई है, जिसका परिवर्तन हम ताप के साथ यहाँ देख रहे हैं। और एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, विशिष्ट ऊष्मा Cv को आणविक भार से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है,
मूल और ऊष्माधारिता प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ मूल और ऊष्माधारिता बार बार कह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मूल और ऊष्माधारिता क्या है, कि जो भी विशिष्ट ऊष्मा है उसको निकाय के अणुभार से गुणा कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगी, मूल और ऊष्माधारिता का मान मिल जाएगा। तो ये मूल और ऊष्माधारिता को यहाँ एक्सपेरिमेंटल कर्व्स में दिखाया गया है। तो यहाँ हम ये जो वक्र हैं इनमें दोनों में ही हम देख रहे हैं कि पहला जो वक्र है वो एक जनरल स्पेसिफिक हीट की डिपेंडेंस को ताप के साथ दिखाया गया है सॉलिड्स के लिए, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ये विशिष्ट प्रकार के सॉलिड्स हमने जैसे लिए हैं, सिल्वर लिया है, जर्मेनियम लिया है, सिलिकॉन लिया है, इन तीनों के लिए एक कर्व दिखाया गया है कि किस प्रकार से मोल और ऊष्माधारिता का ताप के साथ परिवर्तन होता है। तो एक जनरल कर्व की अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ भी हमें दिख रहा है स्पेसिफिकली, हमने 3 के लिए यहाँ दिखाया, तो जनरल रिजल्ट्स मुझे क्या मिलते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए सॉलिड्स की, कि एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर, एलिवेटेड टेम्परेचर सॉलिड्स के लिए लगभग 240 डिग्री के आसपास होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो 240 डिग्री के आसपास है, तो के पास जाते ही मोलर एलिवेटेड टेम्परेचर से जाते ही लगभग क्या होनी शुरू हो रही है, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट होनी शुरू हो रही है। हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी हमें दिख रहा है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर CV ताप पर निर्भर नहीं, ये क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं 3R के आसपास ताप के साथ ये जो है इसका मान क्या हो गया है, नियत हो गया है। हाँ, इससे और टेम्परेचर हम बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के आसपास जब हम जाने लगते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट से आगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट हम चाहते हैं हाई होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और से आगे जाने पर हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर ऊष्माधारिता का मान बढ़ने लगता है, जैसा कि हमने चित्र में ये में दिख रहा है हमें। और जो निम्न ताप हैं उन निम्न तापों पर, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर्स पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप कम करने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। और T=0 के आसपास ये जो वेरिएशन कर्व है उसमें हमें दिखता है कि जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड्स की वो परम ताप की तृतीय घात के समानुपाती है, यानी CV इज़ प्रोपोर्शनल टू T³। तो आप प्रोपोर्शनलिटी साइंस हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटा दूं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर मुझे क्या मिल जाता है, एक नियतांक। तो यानी CV का मान हो जाएगा कांस्टेंट इनटू, जिसको मैं AT³ से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि निम्न तापमान 0 के आसपास टेम्परेचर पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो T³ के समानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप कम होते जाते हैं आपके पास एलिवेटेड टेम्परेचर से, ताप घटाने पर विशिष्ट ऊष्मा कम होती जाती है, और एलिवेटेड टेम्परेचर से ऊपर जो ताप है उस तापों पर विशिष्ट ऊष्मा नियत होती है, और मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ताप बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा पुनः बढ़ने लगती है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। अब इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को मैं समझना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी इसके लिए क्या दी गई है, जिसे हम कहते हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत या फिर ड्यूलॉन्ग-पिटिट का नियम। तो सबसे पहले इस नियम को जब समझाया गया तो उसकी अवधारणाएं क्या थी, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स माने गए थे। तो पहला इसकी अवधारणा है कि प्रत्येक ठोस में जो है अत्यधिक मात्रा में अणु हैं, और ये अणु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, सरावर्त गति कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें आणविक दोलन के समरूप मान सकते हैं। और इन आणविक दोलनों की जो आवृत्ति है सभी की समान है, यानी प्रत्येक अणु समान आवृत्ति से दोलन कर रहा है, लेकिन उनके दोलन आयाम चूँकि अलग अलग हैं, और दोलन की जो ऊर्जा है दोलन आयामों पर भी निर्भर होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा क्या है, प्रत्येक दोलक की अलग अलग है। लेकिन ये ऊर्जा कैसी है, सतत है, और ये सतत ऊर्जा 0 से लेकर अनंत तक ऑसिलेटर की कुछ भी हो सकती है। ये एक कंटिन्यूम ऊर्जा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिकली हमने प्लांक के सिद्धांत में देख लिया था कि क्वांटम मैकेनिकली ऊर्जा सतत नहीं होती, असतत होती है। तो यहाँ पर हम चूँकि क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दोलकों की ऊर्जा क्या है, 0 से लेकर अनंत तक सतत रूप से कुछ भी मान की हो सकती है। और आंतरिक ऊर्जा में जो दोलकों के योगदान है वो सबसे अधिक किसका योगदान, किस ऊर्जा का होता है, कंपन ऊर्जा का सबसे अधिक योगदान है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अणु जिस भी ताप पर हैं उस ताप पर अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरलावर्त गति कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा आ रही है। तो इस प्रकार से सरल अगर एक अणु की माध्य ऊर्जा E बार हम ले लें और कुल N अणु ठोस में हो तो चालक ठोस की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, N बार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि इस E बार का मान ज्ञात करना। तो सरल आवर्ती करते हुए हमने दोलक को माना है, अणुओं को माना है, और हम पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, कि सरल आवर्ती दोलन करते हुए अणु की जो कुल ऊर्जा है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और काइनेटिक एनर्जी दी जाती है px² / 2m से, और जो उसकी स्थिति ऊर्जा है वो दी जाती है
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से, क्योंकि आप जानते हैं बल कौन सा लगता है, प्रत्यानयन बल किसके द्वारा दिया जाता है, फिजिकल टू माइनस के एक्स के द्वारा। और न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लगा के कि जो त्वरण है F इजिकल टू एम ए होता है, और त्वरण का मान जहाँ ए त्वरण है और ए का मान त्वरण का मान हम किससे देते हैं, d2x dt स्क्वायर से देते हैं। इन सबको सॉल्व करके जब हम मान निकालते हैं तो हम जानते हैं किया गया कार्य एफ डी एक्स ऊर्जा होती है। तो उस आधार पर जब हम मान निकालते हैं तो हमें दोलन करते हुए कणों की जो स्थिति ऊर्जा है वो मुझे मिल जाती है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इन सब में इन सिम्बल्स को अगर हम देखें तो पी एक्स रेखीय संवेग है, एम अणु का द्रव्यमान है, ओमेगा दोलनों की कोणीय आवृत्ति है जिसे हम 2 पाई न्यू से लिखते हैं, एक्स है किसी भी समय पर अणु का माध्य स्थिति से विस्थापन। तो इस प्रकार से जो अणु की जो दोलन कर रहा है ठोस में अणु किसी भी ताप पर, उसकी कुल ऊर्जा का मान हम लिख सकते हैं। और इसलिए प्रतिदोलक की जो माध्य ऊर्जा है उसका मान हो जाएगा समेशन, क्योंकि कुछ भी कण हो सकते हैं, तो ई डी एन जो कि कणों की ऊर्जा है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम ई बार का मान लिख रहे हैं कि ई समेशन ओवर ई डी एन अपॉन समेशन डी एन, यानी कुल ऊर्जा कितनी है और उस कुल ऊर्जा को हमने किससे डिवाइड किया है, अणुओं की संख्या थे, तो प्रतिदोलक माध्य ऊर्जा मुझे मिल गई है। अब सांख्यिकी भौतिकी से अगर हम चलें तो ये डी एन एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो क्या कहलाएगी, उन दोलकों की संख्या जिनकी ऊर्जा ई से ई प्लस डी ई के मध्य है, यानी डी ई परास में है। तो दिए गए ताप पर हम जानते हैं सांख्यिकी से ही, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से, कि किसी भी निश्चित ताप पर किसी भी ऊर्जा स्तर में जो कण के पाए जाने की संभावना है वो बोल्ट्जमैन गुणक के द्वारा दी जाती है, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी के द्वारा दी जाती है। इसलिए जो औसत ऊर्जा है वो हो जाएगी आपके पास दोलक की समेशन 0 टू इन्फिनिटी ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी डिवाइडेड बाय डी एन का मान जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी के, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया है। अब सततता के लिए कंटिन्यूम है, क्योंकि हमने ऊर्जा सतत मानी है, कुछ भी मान 0 से अनंत तक हो सकते हैं, इसलिए समाशन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया, ई का मान रख दिया। तो रखने पर मुझे क्या मिल जाती है ई बार, क्योंकि अब सारा जो हमारा है सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। तो यहाँ पर हमने ई का मान रख दिया ऊपर, तो ई का मान पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी, तो एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी बन गया ये। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आपके पास जो ऊर्जा का मान था, मेरे पास जो दोलक की ऊर्जा है एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिखने में ई का मान रखने में थोड़ी सी गलती की है, तो हम इसको यहाँ से 2 को हटा के बी टी को हटा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ चूँकि के बी टी से डिवाइड हो रहा है एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो यहाँ दोनों तरफ के बी टी आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी, और इंटीग्रेशन चूँकि 2 टर्म्स के साथ है, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, पी एक्स के साथ भी और एक्स के साथ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम ठोसों की जो ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो हम फेज स्पेस में कर रहे हैं, क्योंकि फेज स्पेस में हम 6 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, 3 मोमेंटम के और 3 पोजीशन के। यहाँ हम केवल एक्स के साथ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो एक ही कंपोनेंट मोमेंटम का और एक ही कंपोनेंट हमने स्थिति का यहाँ पर लिया है। डिवाइडेड बाय वापस वही ऊर्जा का मान रख दिया और के बी टी से डिवाइड कर दिया। तो एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बी के बी टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बी के टी, पुनः फेज स्पेस में हम 1 डायमेंशनल फेज स्पेस में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इसको 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, क्योंकि एक तो पार्ट हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर के साथ और दूसरा पार्ट हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आपके पास 2 के बी टी के साथ। तो पहला पार्ट मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, फर्स्ट टर्म जब मैंने लिखी तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के साथ ये पूरी टर्म और डिवाइडेड बाई ये टर्म, तो यानी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी, इसको भी हमने 2 टर्म्स में तोड़ दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी डी पी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय यही टर्म जो कि नीचे थी मेरे पास एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन के बी टी वाली टर्म, प्लस सेकेंड टर्म में मैंने इस टर्म को पूरा इसके साथ पुनः गुणा किया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल की यही पूरी टर्म माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू इंटीग्रेशन किसके साथ डी पी एक्स डी एक्स के साथ डिवाइड बाय एनर्जी वाली टर्म पुनः कि एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटीग्रेशन किसके साथ, मोमेंटम के साथ और स्थिति के साथ, पोजीशन के साथ। अब इसको हम पुनः सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि मैं डबल इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो एक इंटीग्रेशन ये है पी एक्स का, दूसरा इंटीग्रेशन ये है। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ नीचे डबल इंटीग्रेशन, एक तो है एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का पी एक्स का और दूसरी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो कि एक्स की है। तो इन दोनों को जब मैं अलग अलग व्यक्त करूँगी तो ये वाली जो दोनों टर्म है स्थिति का जिसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है ये कट जाएगी यहाँ पर इस वाली फर्स्ट टर्म में। और सेकंड टर्म में मैं देख रही हूँ कि यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो ये पी एक्स वाली टर्म जैसे ही अलग होगी वो तो ऊपर नीचे ये पी एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी। तो फर्स्ट में जो इंटीग्रेशन है वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला हट जाएगा, और सेकंड टर्म में मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम के बी टी वाला ये हट जाएगा। यहाँ क्लियर मुझे इन दोनों टर्म्स में दिख रहा है। तो इसलिए ई बार मेरे पास क्या लिख सकती हूँ मैं अब कि ई बार का मान हो जाएगा इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम के बी टी डी पी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि अब एक एक इंटीग्रेशन हमारा सेम होने की वजह से वो हट गया है, कट गया है ऊपर नीचे। तो जो इंटीग्रेशन बचा है वही नीचे मेरे पास हम यहाँ क्या बचा एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी डी पी एक्स। और दूसरी टर्म में चूँकि मोमेंटम का इंटीग्रेशन मेरा ऊपर नीचे से कट चुका है, इसलिए सिर्फ केवल स्थिति के साथ वाला इंटीग्रेशन बचा है। और स्थिति के साथ क्या बचा है मेरे पास कि एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी, और ये डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी डी एक्स। अब पहली जो इसको है इसको मैं हल कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म इसको मान लिया मैंने, इसको मैंने सेकंड टर्म मान लिया। तो मैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना चाह रही हूँ, तो मैंने मान लिया कि यू इज इक्वल टू पी एक्स और अल्फ़ा का मान 1/2 एम के बी टी। तो यहाँ पर ये मैंने जब रखा, यानी इस इंटीग्रेशन को मैं सब फर्स्ट पद को मैं अलग से अब सॉल्व करके यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये बन गया पी एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर अपॉन 2 एम, तो 1/2 एम बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में पी एक्स स्क्वायर की बजाय यू स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पी एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर और 1/2 एम के बी टी की जगह अल्फ़ा। तो इंटीग्रेशन हो गया यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू, क्योंकि डी पी एक्स का मान डी यू के बराबर है। और नीचे इंटीग्रेशन मेरे पास बच गया आपके पास कि माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करती हूँ, और इंटीग्रेशन जो लिमिट्स हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी वो अब हो जाएंगी, चूँकि मैंने 2 बार इसको मैं ट्वाइस करके दिखा सकती हूँ 0 से इन्फिनिटी। तो ये मान बन गया 2/2 एम 0 से इन्फिनिटी यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू अपॉन 2 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसको भी हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा है तो डबल कर दिया इंटीग्रेशन रूल्स के अनुसार। तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैं एक और तरीके से दिखा सकती हूँ कि -1/2 अल्फ़ा यू डिफरेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ये अगर आप देखें तो इसका मान क्या मिलेगा, ये क्योंकि आप डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर का, तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर आ ही जाएगा, और माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर का करेंगे तो बचेगा आपके पास क्या बच जाएगा 2u अल्फ़ा। तो इस 2u अल्फ़ा को जब आप करेंगे तो u तो यहाँ से यू स्क्वायर बन गया, और माइनस का चूँकि 2u अल्फ़ा है तो u तो इसके साथ जुड़ गया, और 2 अल्फ़ा मुझे हटाना है इसलिए 2 अल्फ़ा से माइनस के मैंने डिवाइड भी कर दिया है। तो ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। इस चीज़ को मैं इस तरह से भी दर्शा सकती हूँ। इसका दर्शाने का उद्देश्य, अब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकती हूँ, और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते ही ये मान हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर ये मान हमने लिख लिया है कि u इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशियल हट जाएगा, ए की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल हो गया डी यू, इसका इंटीग्रेशन वापस ए की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर साइन माइनस का 1/2 अल्फ़ा बार है ही। अब यहाँ 0 से इन्फाइनाइट करते ही यहाँ 0 रखेंगे लिमिट, तो इस u से गुणा होने की वजह से टर्म 0 हो जाएगी, और दूसरे में इन्फाइनाइट रखते ही ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होती है इसलिए ये 0 हो जाएगी, तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो टर्म मेरे पास क्या बचेगी कि 1/2 अल्फ़ा 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू, और ये मान रखते ही जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास वो बन जाएगी 1/2 अल्फ़ा एम ई की पावर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू, और नीचे भी यही इंटीग्रेशन है इसलिए कट जाएगा। तो फाइनली मान बच गया मेरे पास 1/4 अल्फ़ा एम, अल्फ़ा का मैंने मान रख दिया, तो फर्स्ट टर्म का मान मेरे पास क्या आ गया के बी टी अपॉन 2। अब इसी तरह से सिमिलरली मैं मान निकाल सकती हूँ सेकंड टर्म का, और सेकंड टर्म का जब मैं मान निकालने जाती हूँ तो मैं रख देती हूँ कि x इज इक्वल टू यू, और बीटा रख दिया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। तो सेकंड टर्म मेरे पास बन गई एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन यहाँ टर्म आपको पुनः मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
तो ये m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर की जगह v स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के बीटी बीटा हो गया, एक्स स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, dx का मान dv हो गया। इसी तरह हमने नीचे भी रख दिया, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 के बीटी बन गया बीटा और एक्स स्क्वायर बन गया v स्क्वायर, dx बन गया dv। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब पुनः माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन को हम डबल करते हुए यहाँ से 2 हट जाएगा, नीचे 2 से गुणा हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ये टर्म आ जाएंगे। और पुनः जैसे मैंने पहले सॉल्व किया है यू स्क्वायर की पावर माइनस बीटा स्क्वायर डी यू को, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर यही पैटर्न हमने जहाँ पहले किया है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में दिखा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया, तो एक टर्म 0 हो गई, दूसरी टर्म मेरे पास वही आ गई जो कि मेरे पास डिवीज़न में है। इसलिए सेकंड टर्म का मान भी मेरे पास क्या आ जाता है, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, और बीटा का मान रखते ही सेकंड टर्म का मान भी मुझे क्या मिल जाता है, kbt अपॉन 2। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म ही दोनों से मुझे kbt अपॉन 2 मिलता है। तो यानी प्रति दोलक जो औसत ऊर्जा है सॉलिड्स की मुझे क्या मिल गई, kbt मिल गई है। और प्रत्येक दोलक की स्वतंत्र कोटि की संख्या चूँकि 3 होती है, और अगर हमने ठोस में मोलर अणुओं की संख्या 1 मोल में हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, उसे हम Na से व्यक्त करें तो ठोस के लिए दोलनों की कुल ऊर्जा 1 मोल की कितनी हो जाएगी, 3 Na kBt। और Na kBt होता है गैस कांस्टेंट जिसे हम R से लिखते हैं। तो U का मान हो गया, जो ठोस में जो दोलनों की कुल ऊर्जा है वो हो गई 3RT, और स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं DUTT होती है, तो इसको हम ताप के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो 3R। और साफ दिख रहा है कि ये ताप पर निर्भर नहीं है, आर का मान हमने रख दिया तो हमें मिल जाती है 25 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। क्या मिल जाता है, स्पेसिफिक हीट का मान मिल जाता है, और ये ताप पर निर्भर नहीं है। और यही नियम क्या कहलाता है, ड्यूलॉन्ग-पिटेट का नियम कहलाता है कि जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान नियत होता है, और किसके बराबर होता है, एक मोल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R के बराबर होता है, या फिर हम ये कहें कि ये 25 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन के बराबर होता है। तो इस तरह से जो क्लासिकल थ्योरी हमने लगाई उससे साफ दिख रहा है कि स्पेसिफिक हीट ताप पर निर्भर नहीं है, जबकि अभी हमने प्रयोग परिणाम डिस्कस किए थे, हमने पाया था कि जो स्पेसिफिक हीट है वो ताप पर निर्भर है। निम्न तापों पर वो T क्यूब के समानुपातित है, सिर्फ एलिवेटेड टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो जाती है, नियत हो जाती है और 3R के बराबर होती है, और मेल्टिंग पॉइंट से आगे टेम्परेचर बढ़ाने पर पुनः CV बढ़ने लगती है। तो इस तरह से जो क्लासिकल थ्योरी है, जो ड्यूलॉन्ग-पिटेट का नियम है, वो ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा का ताप परिवर्तन को नहीं समझा पा रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अब क्वांटम थ्योरी के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली क्वांटम थ्योरी जो दी गई है वो आइंस्टीन के द्वारा, उसमें कुछ कमियां रही, उसके बाद डिबाई की भी कुछ कमियों को हमने बाद में दूर किया है। तो इस तरह से जो किस प्रकार से हम देखेंगे कि हम क्वांटम थ्योरीज के द्वारा ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझते हैं, आइंस्टीन थ्योरी के द्वारा और डिबाई थ्योरी के द्वारा। धन्यवाद।